हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है रूरल लाइवलीहुड्स। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कालेपट्टू विलेज। ये जो कालेपट्टू विलेज है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के पास। यहाँ पे लोग फार्मिंग के अलावा अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बास्केट मेकिंग, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स एंड बुलॉक कार्ट का। और कुछ लोग यहाँ पे सर्विस सेक्टर में भी हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एक्सेट्रा। और कुछ यहाँ पे शॉपकीपर है, ट्रेडर्स है, जो अपनी स्मॉल शॉप्स एंड बिजनेस को रन करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस विलेज में देखें तो यहाँ पे टी शॉप्स आपको मिलेंगी, और राशन की दुकान, ग्रोसरी शॉप्स मिलेंगी, बार्बर शॉप्स मिलेंगी, क्लोथ शॉप मिलेगी, एंड एक टेलर की शॉप है, एक क्लोथ शॉप है, 2 फर्टिलाइज़र एंड सीड्स की शॉप है, यहाँ पे 4 टी शॉप्स हैं जो टिफ़िन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो इस विलेज में काफ़ी ज़्यादा लोग फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग वर्क भी करते हैं। पैडी यहाँ की मेन क्रॉप है जो उगाई जाती है यहाँ की ज़्यादातर लैंड में। और यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैं ना, वो कहाँ से अर्न करती है? एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से। नेक्स्ट टॉपिक है तुलसी। यहाँ पे तुलसी की स्टोरी है, जो कि क्या है? एग्रीकल्चरल लेबर है। शी यूज़ टू वर्क इन पैडी फील्ड टू सपोर्ट हर फैमिली। शी ऑल्सो डज हाउस होल्ड टास्क। जो तुलसी है जो वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम करती है, और वो डोमेस्टिक हेल्प की तरह भी काम करती है, एंड अपनी फैमिली को रन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज़ आर एग्रीकल्चरल लेबर इन आवर कंट्री। जो 2/5 रूरल फैमिलीज़ हैं हमारे देश में, वो क्या है? एग्रीकल्चर लेबर है। इट मीन्स वो खुद की लैंड नहीं है, वो दूसरों की लैंड पे एज अ लेबर काम करते हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड वाइल अदर लाइक तुलसी आर लैंडलेस। कुछ के तो लैंड होते हैं, कुछ फार्मर्स के खुद के लैंड होते हैं, स्मॉल प्लॉट होते हैं जिस पे वो उगा सकते हैं अपनी क्रॉप को। लेकिन जो तुलसी जैसे फार्मर हैं, जो लैंडलेस फार्मर है, वो एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम करते हैं। To earn money throughout the year, people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migration takes place during particular seasons. और ये सब अपना अर्न करने के लिए एग्रीकल्चरल सीज़न में तो लोग काम करते हैं, लेकिन जब एग्रीकल्चरल सीज़न चला जाता है और पूरे साल जब कोई काम नहीं होता, तो जो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर, दूर दूर जाकर काम करते हैं। अलग अलग तरह के, वो मज़दूरी भी हो सकता है, वो किसी के घर में एज अ मेड काम करना भी हो सकता है। तो उनका जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगलफुल होती है। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है वो सेकर की है। सेकर हैज़ ओनली 2 acres लैंड। इन हार्वेस्ट टाइम ही टेक्स हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर एंड इन टर्न हेल्प्स देम इन हार्वेस्टिंग देयर फील्ड। सो सेकर है, उसके पास सिर्फ 2 acre की लैंड है, जिसमें भी वो बहुत ही कम जो है क्रॉप उगा पाता है। और हार्वेस्टिंग टाइम में, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है हार्वेस्टर की, ट्रैक्टर की, तो वो दूसरे फार्मर्स की हेल्प लेता है क्रॉप हार्वेस्टिंग में, और बदले में वो उनकी फील्ड में हेल्प करता है हार्वेस्टिंग में। सेकर टेक्स सीड्स एंड फर्टिलाइजर इन फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द ट्रेडर। इन टर्न ही सेल्स हिज पैडी टू हिम एट लो प्राइस। जो सेकर है वो फर्टिलाइज़र और सीड्स लेता है इन फॉर्म ऑफ लोन, मतलब एक उधार की तरह, एक लोन की तरह ट्रेडर से, और बदले में जो ट्रेडर को वो क्या बेचता है? अपनी पैडी की क्रॉप बेचता है बहुत ही कम प्राइस पे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑन बीइंग इन डेट। अब क्या होता है कि जब कोई फार्मर डेट में या फिर किसी कर्जे में फंस जाता है, तो फार्मर्स ऑफन बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर। इफ़ दे फेस क्रॉप फेलियर दे गेट इन बिग ट्रबल। जब फार्मर अपनी फार्मिंग के लिए पैसे लेते हैं ट्रेडर्स से, मनी लैंडर्स से, और उनकी क्रॉप फेल हो जाती है। क्रॉप फेलिंग मतलब बारिश आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, और उनकी क्रॉप की ग्रोथ ना हो पाना, ये क्रॉप फेलियर होता है। सो इसकी वजह से उन पे और भी ज़्यादा कर्ज हो जाता है। When this happens, farmers sometime are unable to pay back their loans. और जब ऐसा होता है तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपना लोन पे नहीं कर पाते, वापस वो मनी नहीं दे पाते जो उन्होंने उधार ली थी। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मेक इवन हैव टू बोरो मोर मनी। और क्योंकि उनकी क्रॉप भी फेल हो चुकी है, उनके पास पैसा भी नहीं बचता,
तो वो और उधार लेते हैं ताकि वो उस सीज़न में अपनी फैमिली का पेट भर सके. सून द लोन बिकम्स सो लार्ज दैट नो मैटर वट दे अर्न दे आर अनेबल टू रिपे. दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेट. और ऐसे करते 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 उन पर इतना ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि वो बिल्कुल ही अनेबल हो जाते हैं रिपे करने के लिए. और इस तरह से वो एक कर्ज़ के दबाव में या कर्ज़ में बिल्कुल डूब जाते हैं, या कह सकते हैं फंस जाते हैं. और कुछ फार्मर्स बेचारे इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि वो फांसी तक लगा लेते हैं, मतलब वो आत्महत्या तक कर लेते हैं. अब नेक्स्ट स्टोरी है हमारी रामलिंगम एंड कारुथमा की. रामलिंगम्स फैमिली owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. For the rice mill, they used some of their own money and also borrowed from the government bank. They buy paddy from within the village and from surrounding villages. The rice that is produced in the mill is sold to trader in nearby town. This gives them a substantial income. तो जो रामलिंगम की फैमिली है वो एक पूरे की पूरी राइस मिल के ऑनर है और उनकी खुद की शॉप भी है जिसमें वो सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स बेचते हैं. राइस मिल के लिए वो क्या करते हैं, राइस मिल को चलाने के लिए वो खुद की मनी का यूज़ करते हैं और कभी कभी वो जो सरकारी बैंक होते हैं वहाँ से लोन लेते हैं. और दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस. और राइस मिल को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, पैडी की क्रॉप की ज़रूरत है, राइस की क्रॉप की ज़रूरत है. और वो उन्हें कहाँ से मिलती है, अपने ही विलेज से मिल जाती है या फिर आसपास के विलेज से उन्हें मिल जाती है. इस तरह से वो क्रॉप भी ख़रीद लेते हैं बिकॉज़ वो एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं. वो एक रिच, कह सकते हैं रिच राइस मिल ऑनर है, तो वो अपना राइस मिल भी अच्छे से चला लेते हैं, अपना टाइम टू टाइम वो लोन भी चुका देते हैं और राइस भी उनको सस्ते दामों पे मिल जाता है. कहाँ से, उन्हीं के विलेज से. द राइस इज़ प्रोड्यूस इन मिल इज़ सोल्ड टू ट्रेडर. और जो पैडी की क्रॉप से जो राइस का प्रोडक्शन होता है, जो राइस को अच्छे से पूरा मार्केट के लिए रेडी किया जाता है, तो वो किसको बेचते हैं, रामलिंगम की फैमिली ट्रेडर्स को बेचते हैं. उन ट्रेडर्स को जो नियर बाई टाउन्स में रहते हैं. और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इनकम मिलती है, मतलब उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है इस बिज़नेस में. नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल लेबरर एंड फार्मर इन इंडिया. इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. Some of them own very small plot of land. इंडिया में अगर हम विलेजेस की बात करें तो हर विलेजेस में से जो 5 फैमिली होंगी उसमें से 2 तो एग्रीकल्चर से बिलोंग ज़रूर करती होंगी. अब इनमें से कुछ लोग तो स्मॉल प्लॉट को लैंड करते हैं, मतलब जो स्मॉल लैंड का प्लॉट होता है उसमें वो क्रॉप्स को उगा लेते हैं. कुछ बेचारे बिल्कुल ही लैंडलेस होते हैं. लैंडलेस मतलब कि वो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं, उन्हें दूसरों की फील्ड में काम करना पड़ता है. इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप. ओनली 20% इंडियाज़ फार्मर आर रामलिंगम्स. सो इंडिया के जो 80% फार्मर्स हैं वो बिलोंग करते हैं स्मॉल फार्मिंग उससे प्रोफाइल से, या फिर कह सकते हैं उनमें से ज़्यादातर लैंडलेस होते हैं और जिनके पास लैंड होती भी है वो बहुत कम होती है. और जो 20% फार्मर्स हैं ना, वही रिच फार्मर्स होते हैं इंडिया में. दीज लार्ज फैमिली फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस. ये जो लार्ज फार्मर फैमिलीज़ होती है, जो ज़्यादातर मतलब अमीर फार्मर्स होते हैं, रिच फार्मर्स होते हैं, ये ज़्यादातर लैंड ओन करते हैं विलेज में, मतलब इनकी ज़्यादा लैंड होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फार्मर. अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट. और जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादातर मार्केट में जाता है. लेकिन जो स्मॉल फार्मर प्रोड्यूस करते हैं ना, वो अपने छोटे से प्लॉट में जो उगाते हैं क्रॉप, वो अपने लिए रखते हैं, अपने उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए. लेकिन जो लार्ज फार्मर होते हैं उनकी लार्ज फील्ड्स होती हैं और लार्ज फील्ड में वो ज़्यादा क्रॉप उगा पाते हैं जिसको वो मार्केट में सेल करते हैं. और इनमें से जो लार्ज फार्मर्स होते हैं अपने अलग अलग बिज़नेस भी, फार्मिंग के अलावा वो अलग अलग बिज़नेस भी करते हैं, जैसे कि शॉप्स वो ओपन कर लेते हैं, मनी लैंडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं या स्मॉल फैक्ट्रीज चलाने लग जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अदर ऑक्यूपेशन. अब फार्मिंग के अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग काम भी कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर कर बेचना, या फिर डेयरी फार्म करना, फ़िशिंग करना. ये अलग अलग प्रोफेशंस है जो फार्मिंग के अलावा फार्मर्स करते हैं ताकि उन्हें एडिशनल इनकम मिल सके. जैसे कि अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग भी करते हैं और साथ के साथ
फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट होते हैं उसे कलेक्ट करके बेचने का काम भी करते हैं, जैसे कि महुआ, तेंदू, हनी को कलेक्ट करना फॉरेस्ट से एंड ट्रेडर्स को बेचना, जिससे फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। सिमिलरली अगर मिल्क सेलिंग की बात करें तो फार्मर फार्मिंग के साथ साथ गाय भैंसों को पालते हैं और उनके मिल्क को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते हैं। और अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे जो फिशरमैन्स होते हैं वो फ़िशिंग का काम करते हैं और फिशिंग के काम से उन्हें उनकी जो लाइवलीहुड है वो चलती है। बट ड्यूरिंग मानसून सीज़न, जब मानसून का सीज़न होता है, वहाँ पे ये जो फ़िशिंग का काम है थोड़ा रुक जाता है, बिकॉज़ मानसून सीज़न में कोई डीप सी के तरफ नहीं जा सकता, मतलब सी के तरफ अगर कोई जाएगा तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो। इसलिए मानसून सीज़न में जो फ़िशिंग का काम होता है थोड़ा होल्ड पे चला जाता है और इन डेज़ में जो फिशरमैन्स होते हैं वो ट्रेडर्स से मनी बोरो करके सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। तो एक चिजामी नाम का विलेज है नागालैंड में, जो फेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में है। यहाँ पे चैंगसेंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और ये लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग कैसे होती है? जो हिल का स्लोप होता है उसको इस तरह से लेवलिंग कर दी जाती है, इस तरह से प्लॉट बना दिए जाते हैं कि वो प्लॉट सीढ़ी नुमा शेप में होते हैं। जब सीढ़ी नुमा शेप में उन्हें बना देते हैं तो एक प्लॉट एक फ्लैट लैंड की तरह बन जाता है और उस फ्लैट लैंड में क्रॉप को उगा सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे वाटर भी होल्ड हो सकता है। सो ये बहुत सूटेबल तरीका है फार्मिंग का, राइस क्रॉप के लिए बहुत सही तरीका है। तो इसलिए हिली एरिया पे भी राइस क्रॉप उगाई जा सकती है अगर हम टेरेस फार्मिंग करें तो। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।